अपनी निपुणता अपनी प्रखरता के साथ काम करना पड़ता है, तब अति महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बैठक में उपस्थित दतिया जिले के संगठन प्रभारी आदरणीय भगवान सिंह तोमर जी एवं सहप्रभारी संजय सिंह राठौर साहेब, दतिया जिले की सियोड़ा विधानसभा से ऐतिहासिक विजय हासिल जो आपके माध्यम से हुई, ऐसे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय कुंवर घनश्याम सिंह जी, आपके जिले के जिलाध्यक्ष ऊर्जावान जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर जी, संगठन मंत्री सुरेश झा जी एवं ब्लॉक अध्यक्ष श्री राम शर्मा जी, जयवेंद्र सिंह जी एवं हरिमोहन गुर्जर साहिब और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भाई ऋषभ भाई, सेवा दल के जिलाध्यक्ष बी के अध्यक्ष धीरज भाई एवं संचालक महोदय जितेंद्र सिंह पठारी, केपी यादव जी एवं सोशल मीडिया के बखूबी भूमिका निभाना है अशोक श्रीवास्तव जी एवं आईटी सेल के साथीगण, मंडलम सेक्टर बूथ कमेटी के साथीगण। साथियों, मेरी आवाज अगर आप लोग व्यवस्थित हो जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग व्यवस्थित हो जाइए। हाँ, आप लोग आगे आ जाइए, बात में कर रहे हैं, पीछे वाले सब आगे आ जाइए। आगे आ जाइए आप लोग। धीरज भाई आप भी आगे आ जाइए। जितने लोग इधर उधर ग्राउंड में हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। केवल 20 मिनट लेंगे, केवल 20 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग भी आगे आ जाइए ताकि हमारा संवाद स्थापित हो सके। और यह भाषण नहीं है, ये हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। आप सुन रहे होंगे, सभी लोगों ने बोला प्रशिक्षण, बोला ना, एक बड़ा दबाव आपके ऊपर भी था और मेरे ऊपर भी था। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कौन सिखाने आया है, तो हमें यह लग रहा है हम आपको क्या सिखाएंगे। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आप लोगों ने कई क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाएं, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव देखे हैं। आप वो जमीन के वो महारथी हैं कि आप चाहे तो समीकरण यूं बदल देते हैं और आप जब किसी से नाराज हो उसको यूं करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वो सिपाही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कौन बदलना चाहता है? लेकिन सोच के एक बार फिर से, कौन कौन परिवर्तन चाहता है? मंच की तरफ मेरा ध्यान था, मंच वाले चाहते नहीं चाहते? तो सरकार बदलने के लिए भूमिका पे बात होगी कि नहीं होगी? तो आपके उत्साह में, आपकी शान में दो शब्द बोलते हुए मैं बात को आगे रखता हूं कि कहते हैं, आप देखते होंगे परिंदे उड़ते हैं, तो कहते हैं परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके खुले हुए पंख कहते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके खुले हुए पंख कहते हैं। अक्सर वही खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं, जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। ऐसे जावा साथियों के बीच में आया हूं, मैं भी आपसे सीख के जाऊंगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि चुनाव का माहौल है, बड़ी जिम्मेदारियों की बात हो रही है, भूमिकाओं की बात हो रही है, लेकिन उनका निर्वहन कैसे हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी लिए सफलता हासिल नहीं करना चाहता हो। आप अपने स्तर पे करना चाहते हैं, मैं अपने स्तर पे करना चाहता हूँ, तो ये मंच पे बैठे हुए मंचासी लोग अपने स्तर पे करना चाहते हैं। तो आज जो भूमिका की बात करेंगे, पहले एक बार मुस्कुरा लीजिए आप कि आप कांग्रेस में हैं। मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, क्या पसंद हो? बहुत देर से बात हो रहा, मुस्कुराइए बोल के। साथियों, हम एक राजनीतिक संगठन के व्यक्ति हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जब राजनीतिक दल की भूमिका की बात होती है तो उसमें संगठन होता नहीं होता है। अभी तक संगठन में हम सुनते आए हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होता है,
इसके बाद सीधा क्या अंतर होता था? सीधा अंतर होता था या तो अगर नगरीय क्षेत्र है तो नगर अध्यक्ष होता है, नहीं तो सीधा बूथ पे अध्यक्ष होता था। संवादहीनता ठीक नहीं थी, संवादहीनता ठीक नहीं थी। सहमत नहीं है क्या? ठीक। एक बड़ा लंबा अंतर था हमारे बीच। तो उस लंबे अंतर को भरने के लिए संगठन में कुछ पदों का सृजन हुआ। जैसे मंडल का पद भी सृजित हुआ है, सेक्टर का पद भी सृजित हुआ है, और बीएलए का पद भी सुंदर हो गया। क्रमशः हम बात करेंगे मंडलम पर, सेक्टर पर, बीएलए पर और बूथ कमेटी पर, बूथ एजेंट पर, वोटर लिस्ट पर। आखिर क्या बातें ऐसी हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग पीछे नहीं हैं, आप लोग को बहुत आगे हैं। हम पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जब भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से या अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यालय से कोई निर्देशिका प्राप्त होती है, कोई पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है? प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष के पास। जब प्रदेश अध्यक्ष को उसका क्रियान्वयन कराना होता है जिले के अंदर, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? जिला अध्यक्ष के पास। और जब जिला अध्यक्ष को पूरे जिले में क्रियान्वयन कराना होता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि एक व्यक्ति पूरे जिले में जाके किसी भी योजना का क्रियान्वयन कर सकता है क्या? किसी भी संस्थान दायित्व को निभा सकता है क्या? निभा सकता है क्या? हाँ ना, जवाब दीजिए। नहीं। तो उसके लिए फिर वो कहाँ भेजता है? वो सूचना को प्रवर्तन के पास भेजता है। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से आप बताइए, कम से कम एक ब्लॉक का कार्य क्षेत्र कम से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे का होगा। तो क्या एक व्यक्ति 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जाके काम कर सकता है क्या? नहीं ना। तो उसके लिए जो मंडलम अध्यक्ष का पद सृजन किया है, जो इकाइयां बनाई गई हैं, तो जो सेक्टर की इकाइयां बनाई गई हैं, तो ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जो क्रियान्वयन के लिए जो सूचना योजना आई है या पार्टी संगठन का कार्यक्रम आया है, तो ब्लॉक अध्यक्ष मंडल के माध्यम से भेजेगा। आपकी इकाई छोटी हो गई। एक मंडलम अध्यक्ष कम से कम 4 या 5 सेक्टर पे होता है, तो वो 4-5 सेक्टर का मतलब 5 से 10 किलोमीटर का दायरा, 2 से 5 किलोमीटर का दायरा, जो भी भौगोलिक परिस्थिति होती है उस पर जाना संभव है कि नहीं है? है कि नहीं है? सहमत है? अब जब मंडलम से जब आदेश नीचे जाता है, मंडलम से जब कार्यक्रम नीचे जाता है, तो कहाँ पहुंचेगा? सेक्टर पर। तो सेक्टर पे कितने बूथ होते हैं? 4, 5, 3 भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, बूथ के हिसाब से। तो जब एक सेक्टर अध्यक्ष 5 बूथ पर नजर रख सकता है कि नहीं रख सकता है? रख सकता है, रख सकता है। जब मंडलम, जब सेक्टर अध्यक्ष की लिस्ट कोई भी अब काम आता है बीएलए का, मंडल सेक्टर अध्यक्ष नीचे होगा बीएलए और बूथ कमेटी, उसके नीचे बीएलए। तो पहले अपनी समन्वय की बात कर लेंगे। आप ब्लॉक अध्यक्षगण यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपनी कार्यकारिणी बनाई हो, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं कि ब्लॉक की कार्यकारिणी यदि हमें बनानी है, तो हमने क्या किया? 25, 50, 100 लोग ऐसे लोग ढूंढ लिए जो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता है। केवल वही 100 लोग, नए लोग तो नहीं आए ना, नहीं आए ना। इसलिए हमें ब्लॉक स्तर पर समन्वय समिति का भी गठन करना है। ऐसे लोग जिनका सामाजिक प्रभाव ज्यादा रहता है, जिनका सामाजिक प्रभाव ज्यादा रहता है और राजनीतिक भूमिका में वो नहीं रहते, तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं जो आपकी बूथ की स्थिति को बदल सकते हैं। राजनीतिक स्थिति में बूथ के परिणामों को बदलना ही सबसे बड़ी सफलता कहलाती है। इस तरह से ब्लॉक स्तर की जो समन्वय समिति होगी, साथ में राजनीतिक कमेटी, आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समन्वय समिति काम करेगी, तो आपकी मॉनिटरिंग जो होगी अधिकांश इलाका उस पर पहुंच पाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक क्षेत्र तक, अधिक से अधिक जातिगत, सामाजिक, राजनीतिक बिंदुओं तक हम काम कर पाएंगे। आप सहमत हैं? सहमत हैं? इसी तरह से मंडल अध्यक्षगण भी यहाँ होंगे। कितने लोग हैं? आप लोगों ने भी अपनी कमेटी बनाई होगी, बनाई?
तो मंडल अध्यक्ष गणों को भी इसी तरह समन्वय समिति बनानी है, लेकिन उस समन्वय समिति में केवल मंडल का व्यक्ति नहीं होगा। उस समन्वय समिति में, मंडल की समन्वय समिति में मंडल के अंतर्गत आने वाले सेक्टर के भी 2-2, 4-4 प्रभावशाली लोगों के नाम होंगे, ताकि आपको आसानी हो सके। इसी तरह सेक्टर कमेटी की भी समन्वय समिति बनेगी। अब हम सुन रहे होंगे बीएलए और बीएलओ। बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो कि सरकारी मुलाजिम होता है। अधिकांशतः कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं। अन्य विभाग के लोग बहुत ही कम बनाए जाते हैं। और बीएलए बूथ लेवल एजेंट। आप लोग जैसे बीएलए हैं, बीएलए लोग कितने हैं? जैसे आप लोग बीएलए हैं, लेकिन हम ये बात याद रखें, हम ये ना सोचें कि केवल हमें बीएलए है। इसी तरह सभी राजनीतिक दल के लोग भी, अन्य राजनीतिक दलों के ने भी अपने बीएलए को गठन किया है। बीएलए का काम क्या होगा? बीएलओ के समानांतर काम करने का आपको अधिकार चुनाव निर्वाचन नियमावली ने दिया है। आपको किसके तहत बने हैं? चुनाव निर्वाचन नियमावली के तहत आप बने हैं। आप किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बने। एक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आप एक सरकारी वेबसाइट पर, जो निर्वाचन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपका नाम और नंबर दर्ज है। ये तो जानकारी आपको है। जानेंगे आपको निर्वाचन से संबंधित बैठकों में भी बुलाया जाता है, बुलाया जाएगा। हमें काम क्या करना है? हम अक्सर क्या देखते थे कि बीएलओ हमारे यहाँ आया, कब आया, कब चला गया। आपको बूथ कमेटी में, आपको जैसे वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आपको अपना नाम जुड़ाना है, नाम कटाना है। कई बार ऐसा होता है हमको नाम ही नहीं जुड़ा पाए, नाम ही नहीं कटा पाए। हमने कई मरतबा आवेदन दिया, कई मरतबा फॉर्म दिया, लेकिन बीएलओ ने हमारा नाम नहीं जोड़ा। ऐसी शिकायतें रहती थी। क्यों? क्योंकि उस पर निगरानी रखने के लिए कोई स्थायी व्यक्ति नियुक्त नहीं था, पैरवी करने वाला कोई नहीं था। जैसे हमारे ऊपर कोई प्रकरण कायम हो जाता है, हमारा कोई निजी काम होता है, तो उसकी पैरवी करते नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना अधिकार क्षेत्र में लेते हैं। इसी तरह बीएलए को आपको एक स्थायी नियुक्ति दी गई है चुनाव निर्वाचन नियमावली के तहत। आप बीएलए आप उस बूथ पर पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर सकते हैं। सहमत है? सहमत है? आपको करना क्या है? बीएलओ के समानांतर काम करना है। आप बीएलओ से एक कॉपी मतदाता सूची फ्री लेने के हकदार हैं। जानते हैं आप? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने बीएलओ से संपर्क किया होगा? बाकी लोगों ने नहीं किया। आप बीएलओ से संपर्क जरूर करें, क्योंकि उसने वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में क्या क्या संशोधन किए हैं, क्या क्या नाम घटाए बढ़ाए हैं। आप उससे यदि सहमत नहीं हैं, आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एक बीएलए कितना पावर है कि वो एक बार में 10 नाम भी हटवा या जुड़वा सकता है। लेकिन बीएलओ 5 नाम यदि काटता है, बीएलओ यदि 5 नाम काटता है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जानकारी थी आपको? नहीं थी जानकारी? ये आपका अधिकार है। यदि बीएलओ आपकी बूथ पर वोटर लिस्ट में 5 नाम काटता या जोड़ता है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 10 नाम से ज्यादा यदि आप जुड़वाने कटवाने के लिए देते हैं, उसकी समीक्षा एसडीएम स्तर का कोई अधिकारी करता है। इतनी जानकारी आपको है ना? अगर आपने बीएलए की भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर लिया, अगर आपने अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर लिया, वो वोटर लिस्ट को पलट लिया। इसके पहले भी हम चुनावों में काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अच्छा, आप बताइए कितनी बार हम वोटर लिस्ट को पढ़े? नहीं देखा ना? नहीं देखा, अध्ययन नहीं किया। अगर आपने देखा है तो आपके बूथ के नतीजे लगाते होंगे। जैसे हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं ना,
कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है नहीं? अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भारतीयता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन नियमावली में आती है। यदि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, यदि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हमारा ग्रंथ कौन सा होना चाहिए? हमारा ग्रंथ वोटर लिस्ट होना चाहिए। सहमत है हम नहीं? अगर ये राजनीतिक व्यक्ति है तो हमारा कर्म और हमारा धर्म वोटर लिस्ट होना चाहिए। यदि हम वोटर लिस्ट को अपने ग्रंथ की भांति पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर यदि आप भर जाएंगे तो आप देखना, अगर वोटर लिस्ट में एक पन्ना पलट के देखेंगे नाम है अथवा नहीं है ना? अगर आपको लगता है कि इनका नाम कटना भी चाहिए तो फर्जी बात है। हेलो साथियों, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हम चाहे जितनी भी भागदौड़ कर लें, हम चाहे जितने बड़े बड़े आयोजन कर लें, हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी रैली कर लें, आपने सुना होगा, देखा होगा कि रैलियों में लाख लाख 2-2 लाख की भीड़ आती है क्या? वोटर पर तो नहीं होती ना? इसलिए हम चाहे इतनी भीड़ बढ़ा लें, चाहे इतनी रैली कर लें, यदि हम पोलिंग बूथ पर अपनी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम पोलिंग बूथ पर अपनी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं तो वो नतीजा हम उस पर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। बताइए, आप सिरोड़ा विधानसभा के शामिल हो गए, आपको पिछले चुनाव में कितना वोट मिला था? 63,000 के ऊपर। बीजेपी को कितना वोट मिला था? 20-25। हमने अगर अपनी तन्मयता से काम कर लिया और बीएलए की भूमिका को सही तरह से निभा लिया तो अच्छा ये बताइए कि क्या हम अपने वो 30,000 वोट पूरी विधानसभा में इसमें जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं क्या? प्रयास हो सकता है, जोड़ सकते हैं। तो हमें एक संकल्प लेना है कि हमारा कदम आगे की ओर होता है। अगर हम पिछली बार आप 32,000 से जीते थे तो ये हाथ उठा के संकल्प लीजिए, इस बार की जीत 80,000 से होगी कि होगी? लेकिन उसके लिए हमें वोटर लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा। उसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, उसमें मत उलझना। एक बार क्या हुआ, उसका भाग्य अच्छा था, वो सफल हो गया। कोई कहता उसका कर्म अच्छा था, वो सफल हो गया। कोई कहता ना कि उसकी बुद्धि काम कर रही समय पे तो वो सफल हो गया। तो कर्म और भाग्य बुद्धि यही हमारे व्यवधान आते हैं, कर्म में नहीं आते, काम करने के व्यवधान आते हैं। एक बार भाग्य, कर्म और बुद्धि तीनों का झगड़ा हो रहा था। बुद्धि बोली मैं बड़ा हूँ, भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, कर्म बोला मैं बड़ा हूँ, तीनों झगड़ रहे थे। वहां से नारद मुनि का गुजरना होगा तो तीनों लोगों ने प्रणाम करके पूछा कि गुरुदेव आप फैसला तो कर दीजिए कि तीनों लोगों में कौन बड़ा है ना? तो नारद मुनि ने कहा कि यहाँ फैसला करना संभव नहीं है, आप एक काम करिए, धरती लोक पर जाइए, धरती लोक पर जाकर जो सबसे दैनिक जीवन जी रहा होगा उसके घर में प्रवेश करके साथ से रह के देखिए, जिसके प्रवेश करने से उसके जीवन में सुधार आ रहा होगा वो बड़ा होगा। उन्हें उपाय अच्छा लगा, वो धरती लोक की ओर आ गए। जब धरती लोक की ओर वो आ गए तो सबसे पहले कर्म ने देखा एक लकड़हारा बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन काट रहा है, रोज लकड़ी काटता बेचता घर चलाता। तो कर्म उसके अंदर प्रवेश कर गया। जब कर्म प्रवेश कर गया तो उसने जो एक दिन अगर मान लो 20 किलो लकड़ी काटता था तो कर्म हावी हो गया, उसने 1 कुंटल लकड़ी काट मारी, लेकिन शाम को वो ले जा पाया, ले 20 किलो जा पाया। उसकी स्थिति में सुधार नहीं आया। कर्म को उसकी बुद्धि प्रवेश किए हुए 7 दिन हो गए तो कर्म जब बाहर आया, अब भाग्य ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जब भाग्य ने प्रवेश किया तो वो लकड़ी काटने जब जा रहा था तो भाग्य ने उसको एक सोने की छोटी सी टोकरी में मोहरें उसको मिल गई, भाग्य साथ में था। जब उसको मोहरें मिल गई तो मोहर लेके आया, भाग भी हो गया। बड़े बड़े घर में काम की ओर से उसका ध्यान हट गया, सामाजिकता से ध्यान हट गया, वो केवल बेस्ट आराम से जीवन जीता। लेकिन भाग्य तो साथ में रहता है, साथ में
अब भाग्य के भी 7 दिन पूरे हो गए। जब भाग्य उसके शरीर से निकल गया तो उसके शरीर में प्रवेश किया बुद्धि ने। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो वो लकड़ी तो काट सकता था ज्यादा, लेकिन ला नहीं पा रहा था। तो जब उसने लकड़ी काटी, उसने छोटा सा होती ना अरहर की दाल की फाड़ू का वो बना के उस पर लकड़ी रख के वो बाजार में लाया, बेचने लगा। उसकी आमदनी ज्यादा हो गई। 2 कुल्हाड़ी ले लिया, ये खरीद ली उसने। एक की धार कट वैसी हो जाती, कम हो जाती, तो दूसरी कुल्हाड़ी काटता और बुद्धि से काम कर रहा था। उसको लगे लाने में दिक्कत नहीं हुई, उसकी आमदनी और तरक्की बढ़ गई। तब इससे फैसला क्या हुआ? बुद्धि। हमें सही समय पर, सही तरीके से, सही जगह कब कितनी ऊर्जा कहाँ और किसके मात्रा को लगानी है, उस पर ध्यान रखना है। साथियों, मतदाता सूची पुनरीक्षण क्या है? सवाल आता ना, मतदाता सूची पुनरीक्षण है क्या? ये नियत प्रक्रिया है, लेकिन हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया ना? मतदाता सूची पुनरीक्षण हर चुनाव में होने वाली नियत और सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमें मतदाता सूची की जो तिथियां दी गई थी, एक तो जनवरी थी, अप्रैल थी, 2 अगस्त के कार्यक्रम चल ही रहा है। 2 अगस्त का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है मतदाता सूची पे नाम हटाने बढ़ाने, हमारे जितने भी पीएलए साथी हैं, यदि उन्होंने 2 अगस्त से चला, आधा समय तो निकल गया, यदि हमने 5-7 दिन वोटर लिस्ट पे सही तरीके से काम कर लिया, उन तरीके से काम करने के बाद जो हमारे हटाने वाले वोट हैं, फर्जी वोट हैं, जिनको बढ़ाना वोट, जिनके मतदाता सूची में नाम जोड़ने हैं, यदि उनकी सूची बना ली तो आप ये उसकी मानिए कि कम से कम एक बूथ पर 30 से 50 वोट का अंतर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर 30 बूथ पर 50 वोट का अंतर आया, एक बूथ पर 30 से 50 का अंतर आया, मान लीजिए 30 वोट का ही अंतर आया, तो उदाहरण के तौर पे यदि आपके यहाँ 300 बूथ है तो 221 है, तो आप 220 में 221 में गुणा कर लीजिए 30 का, कितने हो गए? 6,500-7,000 हो गए। तो ये कोई अलग से काम नहीं करना, हमें कहीं जाना नहीं है, केवल वोटर लिस्ट में काम करना है। साथियों, एक चीज का ध्यान रखिए, आपकी विधानसभा उत्तर प्रदेश से सटी हुई है ना? इंदौर जैसा महाशहर, जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी की बड़ी लहर चल रही है, वो तो उनके सांसद विधायक हजारों लाखों वोट से जीत रहे हैं, कहते ना, कहते नहीं कहते? कोई लहर नहीं चल रही है। 2,27,000 वोट इंदौर में फर्जी पाया, 2,27,000 वोट इंदौर जैसे शहर का फर्जी पाया है। एक 275 डी मकान नंबर शायद है, उसमें 227 लोग रहते थे। ये वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण की ताकत है। ये तकनीकी है, छोटी छोटी तकनीकी विषयों पे भी हम काम करेंगे, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट पे काम करते वक्त आप गली में जब बैठते हैं, मोहल्ले में जब बैठते हैं, तो आप पलट के देखेंगे तो आपकी नजर में रहता है कि हमारे यहाँ किराए से कौन रह रहा है। कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो किराए से रह रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम अपने प्रत्याशी को संपर्क में जो समय लगाते हैं उनके हम ले जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, वो सपोर्टर तो हो सकते हैं लेकिन वोटर नहीं है। ये कब पता चलेगा? जहाँ वोटर लिस्ट पे बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे अभी आपने कहा सरकार बनाना चाहते हैं, मान लीजिए सरकार कैसे बनेगी? जब आप अपना विधानसभा जीते, आप तो जीत ही रहे, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भोपाल में जो सूची बनेगी सरकारों की, आपकी 16 विधानसभा तो जीती हुई है, मान लीजिए आपके प्रयासों से और लंबा अंतर होगा। और जब विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर विधानसभा की जब सूची बनेगी कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सा बूथ हम जीते हारे, 2 बनते ना, हारे हुए बूथों की सूची, जीते हुए बूथों की सूची। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस सूची में रहोगे? जीते हुए बूथ की में, हारे हुए बूथ की? जीते हुए। मजा नहीं आया? तो ये प्रयास ये आप कर सकते हैं, ये मंच पर बैठे लोग नहीं कर सकते हैं। इनका दायरा अपनी जगह है, आपकी ताकत अपनी जगह है। साथियों, पोलिंग बूथ एक ऐसा जरिया है, पोलिंग बूथ पर आप जानते हो कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो जाति का समीकरण यहाँ पे निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं।
तो हमें ये नहीं देखना है, ये मत समझिए कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, ये मत समझिए, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो मैदान में दो लोग होंगे तभी तो लड़ाई होगी। एक क्या है उस पर नजर रखेंगे तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। जब सामने वाली दल की जो रणनीतियां हैं, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर, गतिविधि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो उसमें जो ब्लॉक, मंडल, सेक्टर की समन्वय समितियां हैं, उनके माध्यम से आपको सावधान होने का अवसर मिल जाएगा। मिलेगा कि मिलेगा? समन्वय समिति का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक संगठनात्मक जो पद है उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां चुनाव में रहेंगी। ब्लॉक अध्यक्ष को अलग काम आएंगे, कोई नेता आ रहा है, मंडल अध्यक्ष को अलग काम आएंगे, उनको डाटा का काम करना है, सेक्टर अध्यक्ष को अलग काम आएंगे, उनको भी कोई काम करना है। जो समन्वय समिति होगी वो हमसे संपर्क स्थापित करने में, हम गांव में संपर्क स्थापित करने में, बूथ स्तर पर संपर्क स्थापित करने में, मंडल स्तर पर संपर्क स्थापित करने में ध्यान रखेंगे। वोटर लिस्ट में आपको काम ये करना है कि एक पोलिंग पे लगभग 1000 मतदाता होता है। कितना होगा? कितना? 700 होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस मतदाता सूची की पूरे पन्नों का बोझ अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं। क्या एक व्यक्ति मतदाता सूची, पूरी मतदाता सूची में काम कर सकता है क्या? संभव नहीं है। कर तो लेगा, लेकिन उतनी तन्मयता से, उतनी बारीकी से उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, है ना? तो उसमें सबसे पहले हमें क्या छांटना है? अपने पक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं, या जो आपकी विचारधारा से मेल खाते लोग हैं, उन लोगों को फिर केंद्रित कर देना। यदि आपकी पोलिंग पर 1000 वोट है, तो अगर आपने ऐसे 400 लोगों को चिन्हित कर, हमारी 400 का जो ऊर्जा लग रही है वो कम हो गई कि नहीं? अब चूंकि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे सामने भी कुछ चुनाव लड़ रहा होगा। इसी तरह हमारे जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो सबसे सशक्त आपका सामने दल है, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य दल हो, उसकी विचारधारा के लोगों को यदि हम चिन्हित कर लेंगे, मान लीजिए उनको 300 में चिन्हित किया हमने, तो कितने लोग हो गए? 400 हमारे पक्ष के, 300 सामने वाले दल के पक्ष के, 700 होगा ना? अब हमें कितने मतदाताओं पे काम करना है? 300। कितने मतदाताओं पे काम करना है? अब ये बताइए, हमें 300 मतदाताओं पे काम करना ज्यादा सरल है कि 1000 मतदाताओं पे? अब 300 में कौन होते हैं? 300 में वो लोग भी हैं जो न बीजेपी के हैं, जो न कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, क्योंकि वही नतीजे को प्रभावित करते हैं। यदि आपने उनमें से 100 लोग चिन्हित कर लिए तो कितने हैं? 200 बचे ना? अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामने वाले दल के तो हैं, खुद पक्ष में हैं, बहुत प्रभावित हैं, लेकिन वो उनसे नाराज हैं। वो कहते हैं मैं बीजेपी में वोट नहीं देना, क्योंकि टमाटर तो नहीं भी 200 रुपये किलो मिल रहा है, नहीं मिल रहा कि बीजेपी वालों को मिल रहा है ना? तो उनके घर तक हमें कुंडी बजानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा चल के। आप एक बार चल के जाइए, वो इंतजार में बैठे हैं कि कोई मुझे सम्मान से मेरी मदद तो ले, हम मदद करने को तैयार हैं। यदि आपने 50 वोट भी ऐसे प्रभावित कर लिए तो कितने हो गए? 850 हो गए। तो 100% वोटिंग कभी नहीं होती। आप ये बताइए, यदि हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमारी मेहनत कम लग रही कि नहीं लग रही? कम लग रही? कम लगेगी कि नहीं लगेगी? आप संतुष्ट नहीं है? लगेगी कम लगेगी। अब बूथ कमेटी क्या होती है? बूथ कमेटी, हम पूछेंगे बूथ कमेटी क्या होती है तो आप क्या कहोगे? 20 से 25 लोगों का समूह, है ना? 20 से 25 लोगों का समूह बूथ कमेटी नहीं है साथियों। वो 20 से 25 लोग कौन? वो 20 से 25 लोग कैसे व्यक्ति होने चाहिए बूथ कमेटी के अंदर, ताकि आपकी जातिगत समन्वय, भौगोलिक समन्वय और राजनीतिक समन्वय का समाधान हो सके।
यदि मान लीजिए मैं आपके बूथ पे रहता हूँ, आपने अपनी बूथ कमेटी में मुझे रखा और मेरे निकलने से लोग मुझसे नाराज होते होंगे, मेरे निकलने से लोग मुझसे नाराज होते होंगे, तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए क्या? रखना चाहिए, लेकिन सामने हमें किसी और को रखना चाहिए। हमारी भी उपयोगिता किसी और जगह होगी ना? होगी कि नहीं होगी? तो इस तरीके से बूथ कमेटी में जातिगत समन्वय, सामाजिक समन्वय, राजनीतिक समन्वय, ऐसे लोग मार्गदर्शन जरूर लें। जरूरी नहीं है कि जिस गली में मैं रहता हूँ उस गली में मुझे ही वोट मिले। हो सकता है हमारे पड़ोस में जो गैर राजनीतिक व्यक्ति रहता है उसके कहने से ज्यादा वोट मिल जाए। ऐसे लोगों की सूची जरूर रखें सर। वोटर लिस्ट में ये जरूर बना, आरोही और अवरोही क्रम पड़े हैं ना, आरोही और अवरोही क्रम पड़े हैं ना, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। तो आपके बूथ पर बड़े परिवारों की सूची, जैसे 30 वोट का मतदाता का परिवार है उसकी सूची एक अलग हो, उससे 25 मतदाता का जो परिवार है उसकी सूची उसमें शामिल हो, तो हमें कम समय में एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक अपना संपर्क और अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। वोटर लिस्ट पे जब आप काम करते हो तो उसमें काम करते वक्त में ध्यान देते हैं, हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये देना है कि अपने पक्ष तो ठीक है, यदि हमारी गली में कोई भी बच्चा 18 साल का हो रहा है अक्टूबर तक, तो उस 18 साल की आयु उम्र करने पर उसका नाम जरूर जुड़वाएं, क्योंकि पहली बार जिसने वोट डाला होगा उसकी खुशी देखी होगी, कितनी खुशी होती ना, तो उसको शामिल जरूर करें। और बहुत महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। क्या षड्यंत्र किया? उन्होंने ये षड्यंत्र किया है कि 85 साल 80 से 85 साल के वयोवृद्ध को अशक्त जो कि हैंडीकैप्ड है, अपने शरीर से थोड़ा विकलांग है, उनके मतदान घर पे होना है 7 दिन पहले। आपको जानकारी है क्या? नहीं जानकारी? 80 से 85 साल के मतदाताओं की वोटिंग 7 दिन पहले मतदाता के घर पर होनी है। ये आपको जानकारी नहीं है? आपको एक विधानसभा के अंदर कम से कम ऐसे 8 से लेकर कम से कम 8,000 अधिकतम 18,000 लोग हैं। यदि हमने ये ध्यान नहीं दिया तो 8,000 वोट तो कब डल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें वोटर लिस्ट में 80 साल से ऊपर के लोगों की सूची बनानी है, जाति सहित, गली सहित, मोहल्ले से। जब बीएलओ को सूची बनाकर भेजेगा तो आप बीएलओ से अपनी सूची का मिलान करेंगे। वो बीएलओ क्या करेगा? अगर 80 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति कांग्रेस की मानसिकता का है तो वो उसका नाम ही नहीं भेजेगा, क्योंकि वोटिंग ऐसे नहीं होगी जैसे सरकारी कर्मचारियों की वोटिंग होती है ना, बैलेट पेपर मिलता है, उसी तरह से वो बैलेट पेपर इशू होंगे। अगर मान लीजिए आपकी सूची में 80 साल के 100 लोग हैं एक पोलिंग पर, और बीएलओ ने 80 लोगों के नाम दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो हमें 80 बैलेट फॉर्म मिलेंगे, केवल 20 वोट हमारे नहीं डल पाएंगे, है ना। तो हमें इस चीज को बड़ा चिन्हित करना है और ध्यान रखना है। उसके लिए करना क्या है? आप सूची बनाकर दीजिए। 12 घ नंबर फॉर्म आता है, उस फॉर्म पर उसका 80 से वृद्धजनों का और निशक्त जनों का विवरण हमें भर के देना है साथियों। इसके बाद आता है बूथ एजेंट। बूथ एजेंट कौन होता है? बूथ एजेंट ये सब थोड़ी है कि आपने मुझे बिठा दिया बूथ पर। बूथ एजेंट भी बहुत गंभीरता से चेंज करने वाली इकाई है। क्यों? मान लीजिए आपने मुझे बूथ पर बिठा दिया, पोलिंग शुरू हो गई, वोट डालना शुरू हो गया। जो 10 लोग वोट डालने आए उन्होंने हमारा मुंह देखा और वो बोले इनको वोट नहीं देना। तो हमारा संपर्क, हमारा समन्वय, हमारी स्वीकारता कितनी है ये भी हमें देखना है। और बूथ एजेंट में हमेशा उन लोगों को जरूर उठाएं जो पूरी वोटर लिस्ट पे काम करते हो, और वोटर लिस्ट पे काम करने से गाँव वालों से परिचित हो। वोटिंग जब होती है तो 7 से 9 की वोटिंग कौन सी होती है? हम क्या करते हैं
वोटिंग कराते समय केवल ये बोलते हैं चलिए वोट डाल दीजिए, चलिए वोट डाल दीजिए, चलिए वोट डाल दीजिए। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें 7 से 9 के बीच में किसकी वोटिंग करानी है? कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई दैनिक मजदूरी पर जाता है, ऐसे लोग कोई बाहर जाने वाले लोग हैं। यदि हम वोटर लिस्ट पे काम करेंगे तो इन सब लोगों की सूची हमारे यहाँ से तैयार होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे बूथ पर 10 लोग ऐसे हैं जिनको 9 बजे नौकरी पर जाना होता है, या जो हमारे यहाँ से बाहर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों की वोटिंग आप 7 से 9 के बीच में जरूर डलवाना। अगर ऐसे वोट नहीं दिए आपने, 5-7 वोट दिए आपने, ध्यान दे दिए, तो आपके लगभग जो है कितने हो जाएंगे? 2,500 वोट ही हो जाएंगे। कोई काम नहीं करना, केवल मॉनिटरिंग करनी है, केवल देखना है। 7 से 9 की वोटिंग क्या होती है, 9 से 12 की वोटिंग क्या होती है, 2 से 5 की वोटिंग क्या होती है। जब हम वोटर लिस्ट का अध्ययन करेंगे, उस वोटर लिस्ट के अध्ययन के बाद हमें ये ध्यान रहेगा, कोई अगर सवेरे चला गया है, कोई 12 बजे लौटता है या कोई 3 बजे लौटता है काम से, तो ऐसे लोग चले गए हैं, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर रखेंगे, उनकी हम वोट डलवा देंगे। साथियों, मेहनत बहुत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, कार्यकर्ता क्या होता है? वर्कर, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारता। आप कमेटी बनाने में जरूर ध्यान रखिए। एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारता, रीचेबिलिटी, पहुंच, वो कार्यकर्ता जनता तक पहुंचता है कि पहुंचता। अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, जब जनता की जरूरत होती है वो कार्यकर्ता उपलब्ध होता है कि नहीं होता है, ऐसे लोगों को आप जरूर दिखाना। हम लोग छोटे छोटे से पाल लेते हैं कि कभी हमने फोन किया, विदाई की, वो फोन नहीं उठाया, कभी हमने अपनी शादी में बुलाया तो शादी में नहीं आए, कभी हमने अपनी समस्या बताई, उसका निराकरण देर से होगा। एक छोटी छोटी बोझ हम जब जीवन में पालते हैं। इसलिए एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपको मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बौद्ध धर्म के गुरुजन होते हैं, बटुक, जानते हैं आप लोग? एक बार बटुक जा रहे थे, छोटे बटुक और बड़े बटुक। ये बिल्कुल हमारे ऊपर चरितार्थ होगी ये कहानी। छोटे बटुक बड़े बटुक जा रहे थे, जब वो गुजर रहे थे, एक तालाब में एक लड़की डूब रही थी। वो लड़की डूब रही थी, वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बड़े बटुक गए, वो तालाब में उतरे और लड़की को कंधे पे टांगा, बेहोश हो गई थी, वो पाट पे छोड़ दिया, वो चले गए। अब जब छोटे बटुक और बड़े बटुक दोनों जा रहे थे, तो उनको छोटा बटुक पीछे चल रहा था, वो बात नहीं कर रहा था। तो उन्होंने पूछा बटुक, बड़े बटुक ने, क्यों भाई तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? वो नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो फिर भी नहीं बोला। जब उन्होंने मुझसे में पूछा तू बात क्यों नहीं कर रहा है? तो छोटा बटुक बोला कि हमने तो शिक्षा ली थी कि किसी महिला को हाथ नहीं लगाना, किसी महिला की तरफ देखना नहीं है। तुम तो गए तालाब में उतरे, उसको कंधे पे उठाया और पाट पे लेटाया। बड़े बटुक ने कहा, गौर से सुनने की बात है, बड़े बटुक ने कहा कि अच्छा तू इसलिए नाराज है कि जिस बोझ को मैं 1 घंटे पहले पीछे छोड़ आया हूँ, उस बोझ को अपने दिमाग पे लेके अभी तक चलना है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, तन्मयता से काम करना है। क्योंकि आप देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मंडलम सेक्टर की बात करते हैं। जब भी कहीं कार्यक्रम होता है तो मंडलम सेक्टर से बात करने की अलग से व्यवस्था की जाती है, जानकारी है आपको हर जिले में। और जब भी आदरणीय घनश्याम सिंह जी जाते होंगे या कोई भी व्यक्ति टिकट के लिए जाता होगा, अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले पूछते हैं तो मंडलम सेक्टर की क्या स्थिति है, बीएलए की क्या स्थिति है। तो आप ये देखिए कि आपकी ताकत को पहचाना जा रहा है और सबसे बड़ा नेता बीएलए और मंडलम सेक्टर की बात कर रहा है। स्थिति क्या है? पहले हम देखते थे ऊपर की ओर, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, विधायक जी देखते थे ना। अब क्या हो रहा है? अब ऊपर के लोग नीचे देख रहे हैं। ये आपकी ताकत है। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। धन्यवाद, आपने मुझे बड़े प्रेम से सुना, छोटी छोटी बातें थी, छोटी कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों का शुक्रिया, मंच का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।